Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। पारस नावेल बाय निमरा अहमद। पारस की अभी तक उसकी तरफ पूछती थी। वो कॉकरोच। उसे सिर झुकाए जूते की नोक से पत्ते हटाए तो सरसराने की आवाज आई, जैसे कोई कीड़ा तेजी से आगे दौड़ा हो। उदासी से हंसी। जंगल की वीरानी में उसकी हंसी ने जिंदगी भर दी। पता है, मेरी और रिजवान की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात भी कॉकरोच की वजह से हुई थी। वो कहती फिर से आगे बढ़ने लगी। रिजवान, आप क्यों चले गए? फाइज के दस्मा लपेटे हाथ अभी तक फिजा में थे, सांस भी रुकी हुई थी। वो उसकी दस्तक से दूर होने लगी। तभी वो नहीं हिला। भाई जी का जिक्र हर शे पे छाने लगा। कोई मंतर सा था जो फूक गई थी। बहुत अकेला कर गई हो मुझे। ये शिकवा उनसे हमेशा रहेगा। वो मुझसे चंद गज दूर थी। उसकी आवाज हल्की हो गई थी। वो अभी तक नहीं मुड़ी थी, बस अपनी रो में चलती जा रही थी। हालांकि जाने वाला जानकर साथ नहीं छोड़ता, फिर भी शिकवा उसी से होता है, पता नहीं क्यों। फाइज, वो जैसे उसका अपने अकब में महसूस न करते हुए रुकी और दोबारा फाइज पुकारते हुए मुड़ी। वो बिजली की सी तेजी से झुककर बज़ाहिर जूते को ठीक करने लगा था। क्या हुआ? पारस ने अचंभे से उसे देखा। कुछ छुप गया था, बस निकल आया। जूते में एड़ी की तरफ उंगली डालकर कुछ निकालते हुए जबरन जरा सा मुस्कुराया, फिर हाथ झाड़ते उठा। ग्रह बंदे तस्मे पहले ही जेब में डाल चुका था। वो सर हिलाकर वापस मुड़ गई और उसी रफ्तार से चलने लगी जैसे उसके साथ मिलने का इंतजार भी न हो, जैसे एक दफा बस रस्मन पूछा हो। वो अब जॉगिंग के बजाय शिकस्त खुदा सा धीरे धीरे कदम उठा रहा था। उसका हाथ दोबारा जेब में पड़े तस्मे की तरफ नहीं गया था, जा ही नहीं सकता था। उसके चेहरे पर इस्तराफ था, बेबसी थी, तजब्जबी था और मायूसी भी। ऑफिस में मिलते हैं। वो अब भी उससे काफी आगे थी जब जंगल के इख्तिताम पर रुक कर मुड़ी। फिर उसका चेहरा बस लम्हे भर के लिए देखकर आगे बढ़ गई। वो सर भी नहीं हिला सका, मुस्कुरा भी न सका। रिजवान, आप क्यों चले गए? रिजवान, आप क्यों? रिजवान। अगर वो मंतर था तो उसका तलसिम फाइज की पूरे वजूद पे छा रहा था, और अगर वो झूठ का जाला था तो वो उसमें लिपट जाने को तैयार था। तुम्हें क्या लगता है, अगर वो ये अल्फाज न कहते तो तुम उसे कत्ल कर देते? मेरा ख्याल है तभी तुम ऐसा न करते। कॉफी का कप उठाकर घुट भरने से कबल तनवीर साहब ने बगौर उसे देखते हुए तबसरा किया और फिर कप लबों से लगा लिया। फाइज का कप उसके सामने रखा ठंडा हो रहा था। वो दोनों तनवीर साहब के ऑफिस में आमने सामने बैठे थे। तनवीर साहब घूट भरते हुए उसे गहरी निगाहों से देख रहे थे। अलबत्ता वो उलझा उलझा से अपने कप पे निगाहें जमाई वहां से बहुत दूर लग रहा था। अगर वो ही नहीं कहती तो मैं उसका गला वाकई दबा देता। वो लब पीछे बोला जैसे खुद पे गुस्सा आने लगा हो। तनवीर साहब ने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में सर झटका। फैजी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बहुत कुछ हो सकते हो, कातिल नहीं। उसे मार कर तुम्हें क्या मिलेगा? भाई जी का बदला और होटल, वो खुद कलामी के अंदाज में बोला। तनवीर साहब ने कप मेज पर रखा, टेक लगाई और आंखें सुकेरे गौर से उसके तासरात देखे। फैजी, तुम मेरे अपने भाई जी के लिए आए या होटल के लिए? फैजान चौंका, फिर अपने को संभाल कर सर झटका। ऑफ कोर्स भाई जी के लिए। होटल की बात से मेरा ही मतलब नहीं था, मगर होटल भी तो हमारा है। पारस ने इस पर कब्जा कर रखा है। गलत। होटल रिजवान अपनी जिंदगी में पारस के नाम कर चुके थे। कानूनी तौर पर वो तुम्हारा नहीं है, मगर 6 में से 3 होटल्स भाई जी ने उसके नाम कर दिए। हम उनके सगे बहन भाई थे, सारी जिंदगी साथ गुजारी। उस जायदाद के अहल हम थे, वो नहीं। उसका चेहरा फिर से तमतमाने लगा। वो अदाकारा है, जादूगर नहीं है। उसने भाई जी को न मालूम किस तरह वर्गला कर होटल्स अपने नाम लगवाए, मगर वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। डैम इट। उसने गुस्से से मुट्ठी मेज पर मारी। रह रहकर खुद पे ताव आ रहा था। कितना अच्छा मौका था, मैं मार सकता था उसे। फिर उसका गला दबा कर लाश पहाड़ी से नीचे फेंक देता, और जैसे उसने भाई जी का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था, उसका भी नहीं होने देता। मगर नहीं, मैं 6 फीट का आदमी उसके एक फिक्रे पर हार गया। उठकर बेचैनी हुए तेज से टहलने लगा। सुबह क्या हो गया था मुझे आखिर? क्यों भूल गया मैं कि वो मेरे भाई जी की कातिल है? क्यों मैंने लम्हे भर को उसे माफ कर दिया? आखिर क्यों? उसने दीवार पर मुक्का मारा। तनवीर साहब ने तासुर से सर झटका। उसे एक फकरे में ऐसा क्या खास था जो तुम्हारा इतना अटल इरादा बदल गया फैजी? उसने कुर्ब से नफी में सिर हिलाते आंखें मूंदे। वो अब दीवार से लगा खड़ा था। मान था उसमें, मोहब्बत थी, जैसे भाई जी को बहुत मिस करती हो, जैसे उनके पास जाना चाहती हो। बहुत खालिस लहजा था उसका। उसने आंखें खोली और उन्हीं जख्मी निगाह से तनवीर साहब को देखा। और उसके इस खुलूस की बात तुम दोबारा से क्यों समझने लगे कि वो रिजवान की कातिल है? जवाब में बेबसी से उसने मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि वो खुलूस, मान और लहजा सब दिखावा था। वो अदाकारी कर रही थी और मैं उसके फरेब में आ गया।
सुबह की उस घड़ी वीरान जंगल में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सामने उसे अदाकारी करने की क्या जरूरत है। वो बिल्कुल भी उलझे हुए अंदाज में सवाल नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका लहजा बहुत नबातुल्ला, बहुत मोहतात था। जिसे गर्म लोहे की तपिश का अंदाजा लगाने को एहतियात से उंगली के पोर उससे छुओ और छोटी वापस खींच लो, जैसे गर्म लोहे पर जब लगाने का कोई इरादा न हो। क्योंकि डैम इट, क्योंकि मैं उसका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं रिजवान हयात का इकलौता भाई हूँ, और यकीनन वो ये बात जानती है। उसने शिकस्त करदा अंदाज में अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। वो मेरे साथ खेल खेल रही है, वो मेरे अजाब आजमा रही है, यकीनन मेरी असलियत जानती है। वो इंतज़ार करेगी कब मैं उसके सामने आ जाऊँ। और तनवीर साहब ने अब्रू उठाई, गर्म लोहे को फिर हल्का सा छुआ और उससे कुर्सी छीन लूँ जिस पर भाई जी मुझे बिठाना चाहते थे। वो बेबसी तनफ्फुर से कहता उनके सामने वापस आ बैठा। रिजवान, उस कुर्सी पे तुम्हें बिठाना चाहते थे? अरे श्योर फैजी। उन्होंने उसकी कॉफ़ी की तरफ इशारा करते अपना कप फिर से उठा लिया। फाइज ने जवाब देने के लिए लब खोले और साथ ही निगाहें कॉफ़ी के कप पे गिराई। झाग बैठ चुका था और सतह पे बची कच्ची क्रीम और कड़वे माये ने अजीब हैयत इख्तियार कर रखी थी, जैसे ब्राउन, पिंक और सफ़ेद टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, और वाकई सड़कें तो थी, गुजरगाहें जिन पे बहते माया के हर कतरे में कोई सुबह, कोई शाम, कोई रात छुपी थी। यादों की गुजरगाहें। रिजवान हयात ने काफ़ी का घूंट भरा और उसकी सारी बात पर जैसे सर हिलाते हुए कप मेज पर रखा। कलमों के सफ़ेद होते बाल, बारब मोछें, मगर आंखों में छाया एक बावकार, मेहरबान और मुशफ़िक सा तासुर। स्टडी की ब्लाइंड्स जो रिजवान के अकब में थे आधी खुली थी और उनसे छिनकर आती रोशनी उनके अतराफ से निकल रही थी। ऐसे में उनका चेहरा मज़ीद तारकी में चला गया था, मेहरबान सी तारीखी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? स्टडी टेबल पर उनके मुकाबले मेज़ पर हाथ मिलाकर रखा आगे होकर बैठा फिक्रमंद सा नौजवान बोला। रिजवान हल्का सा मुस्कुराए। तुम होटल संभालना चाहते हो, उससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी? उन्होंने प्याली पर्च में वापस रखी, कांच से कांच टकराया। फिक्रमंद नौजवान के तने आसाब ढीले पड़े, उबल आखिर मुस्कुरा दिया। मुझे मालूम था कि आप खुश होंगे, फिर कब से काम शुरू करूँ मैं? कल से कर दो बेशक। वो मोहब्बत से मुस्कुरा कर उससे देख रहे थे। ओके, वो खुश नजर आ रहा था। मगर तुम किस होटल में काम करना चाहोगे? उन्होंने अपनी अधूरी छुरी फाइल दोबारा खोली और मेज पर की ऐनक आंखों पर लगाई। जानता हूँ कि मेरी वाला होटल आपका सबसे कीमती होटल है, मगर पहला होटल और हेड ब्रांच तो लाहौर वाला ही है ना, इसलिए यही काम करना चाहूँगा। वैसे वो जैसे सोचने को रुका। आप सेठी साहब को कहाँ एडजस्ट करेंगे? रिजवान ने आईने के ऊपर से उसे हैरत से देखा। सेठी साहब? हमारे लाहौर वाले होटल के जीएम? क्यों, वो कहाँ जा रहे हैं? मेरे आने की बात होने के बेचना ही पड़ेगा ना। उसने आपके रिलैक्स्ड अंदाज में कहते मेज पर रखा जार खोला और एक कुक्की निकाला। क्यों, तुम तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से शुरू करोगे ना? उनका उससे क्या ताल्लुक? शुरू? बिस्किट आधा मुंह में था कि वो रुक गया। मुझे शुरू करने की क्या जरूरत है? मैं जीएम की सीट संभालने के लिए तैयार हूँ। अमेरिका से डिग्री ले आया हूँ, अब मजीद इंतजार कैसा? उसने जैसे इस बात का अहमक बच्चे की बेवकूफ़ी समझ कर उड़ाया। रिजवान ने उतार कर मेज पर रखी फाइल परे की और संजीदगी से उसे देखा। फैजी, तुम डायरेक्ट जीएम कैसे बन सकते हो? पहले दिन कोई भी बॉस नहीं बन सकता बेटे, नीचे से शुरू करना पड़ता है। आप तो पहले दिन से अपने होटल्स के मालिक थे। उसने आधा कतरा बिस्किट वापस रखा और खवके से बोला। मैं पहले ही दिन एक 7 स्टार होटल का मालिक नहीं बन गया था, पहले दिन मैं एक ढाबे का मैनेजर बना था। इस जगह आने तक मुझे 30 साल लगे। तरक्की आहिस्ता आहिस्ता ही होती है। रिजवान ने गहरी सांस भरी। मुझे आपकी सक्सेस स्टोरी नहीं सुननी भाई जी। वो जी भर कर बेजार हुआ। मुझे बताएं कि मैं कब जीएम बन रहा हूँ। तुमसे ज़्यादा काबिल और बेहतर ग्रेड्स वाले लोग हमारे पास सालों से काम कर रहे हैं और वो अभी तक उस ओहदे पर भी नहीं पहुँच सके जिससे ऊपर का ओहदा तुम मांग रहे हो। वेल सिंपल, क्योंकि रिजवान हयात के भाई नहीं है और मैं आपका भाई हूँ। कुर्सी से टेक लगाकर और टांग पर टांग चढ़ाए बैठे नौजवान के अंदाज में अब खुद सरी दराई थी। यह अप्रोच दुरुस्त नहीं है फैजी। इस तरह तुम एक अच्छे होटेलियर नहीं बन सकते और तुम्हें तो मुझसे भी आगे जाना है बेटे। मतलब आप मुझे जीएम नहीं बनाना चाहते? उसके माथे पर बल थे, आंखों में नागवारी। रिजवान ने तासुफ मलाल से उसे देखा। बात मेरे चाहने या न चाहने की नहीं है, बात उसूलों की है जिन्हें लेकर मैं हमेशा चला हूँ, और अगर उन पर अमल न करता तो आज यहाँ न पहुँच सकता। मीरट मीरट होता है फैसी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, बाहर की डिग्री है, आपसे बहुत कुछ सीखा है। या तो मैं जाहिल बेईमान आदमी होता तो आप कहते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे मेरी काबिलियत के बावजूद आप होटल क्यों नहीं संभालने दे रहे।
होटल तुमने ही संभालना है फैजी। मेरे कौन से बच्चे हैं जिनके नाम मैं कुछ कर जाऊंगा? उनकी आंखों में बेहद दुख उभरा। फैजा ने ऊँ कर रुख फेर लिया। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पहले काम का मुश्किल वक्त गुजारो, मेहनत करो, फिर ऊंची लेवल पर आओ। जो शख्स एक ही जस में सीढ़ियां अबूर करना चाहे वो सबसे ऊंचे जीने पर पहुंच तो जाता है, मगर आगे उसे खला मिलता है। कदम कदम जीने चढ़ोगे तो ऊपर रोशन राहदारियां ही मिलेंगी और उनको पाने की खुशी भी। वो समझाने वाले अंदाज में कह रहे थे। मतलब अभी आप मुझे अपने शानदार होटल्स के काबिल नहीं समझते? उसने बदमज़गी से सर झटका। अरे मैं तो खुश हूँ कि तुम वहाँ काम करोगे। मैं तो चाहता हूँ तुम कल से काम संभाल लो, मगर निचले दर्जे का काम। वो तंजिया बोला। वैसे मैं तुम्हें चपरासी नहीं भर्ती कर रहा, एक अच्छी पोस्ट दे रहा हूँ। तुम्हें तरक्कियाँ भी जल्द मिलेंगी, तुम शेयर होल्डर्स भी होगे बहुत जल्द। तुम उस मकाम पर जाने दें। मुझे लगता है आप मुझे अपने बिजनेस में शामिल ही नहीं करना चाहते, कब्र में साथ लेकर जाना है जैसे सब कुछ। उठती हुई आखिरी फकरा महज बड़बड़ाया था, मगर उन्होंने सुन लिया था और उनके चेहरे पर जख्मी तासरात उभरे, आंखों में गहरा मलाल उभरा। फैजी, उन्होंने उठते हुए उसे पुकारा, मगर वो सुने बगैर स्टडी से निकल गया। वो आधे खड़े होते वापस बैठे, दिल पे हाथ रखकर मसलते उन्होंने सरसीट की पुस्से लगाए। आंखों में चुभन सी थी। दिल को मसलता हाथ अब धीरे धीरे ठहर गया था। बहुत जब से उन्होंने फाइल वापस उठाई और उसे देखने लगे। ऐनक उठाना भूल चुके थे। कॉफी ठंडी हो चुकी थी, सड़कें गुजर गई, झाग सब गायब हो रहा था। वो जरा चौंका, फिर तनवीर साहब को देखा। वो जवाब के इंतजार में थे। अखास भाई जी की हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं उनका बिजनेस संभालूं। उन्होंने खुद कहा था। वो बहुत एतमाद से बोला। जाहिर है तुम उनके भाई थे। तनवीर साहब ने तायदी अंदाज में सर हिलाकर आखिरी कड़वा घुट भरा। तपिस चक्कर के वो हाथ खींच चुके थे। फैज बिना कुछ कहे उठ खड़ा और बाहर आकर वो कॉरिडोर में नहीं रुका, और अगर रुका तो पारस के ऑफिस के सामने। शीशे के दरवाजे से एक कागज पे कुछ लिखती दिखाई दे रही थी। सर जरा तिरछा किए, तेज से कलम चलाती, वक्फे के बाद उंगली से आगे फिसलने वाले बाल पीछे करती सुबह की उदास खोई खोई लड़की से अक्सर मुख्तलिफ नजर आ रही थी। फैज चंद लम्हे खामोश मगर सब निगाहों से उसे देखता रहा, यहाँ तक कि पारस ने सर उठाया। दोनों की निगाहें मिले। फैज जबरन मुस्कुराए और एहतरामन सर को जंबिश देकर वापस पलट गया। पारस एक निगाह गलत उस पर डालकर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गई। फैरोज़ माई ने खुले दरवाजे से अंदर जागा। कमरा खाली था, अलबत्ता बालकोनी का दरवाजा नीम और नजर आ रहा था। वो कदरे हिचकिचाई, चेहरे पर तसब्सुब हैजान के आसार थे। फिर जी कड़ाकर के अंदर चली आई। बालकोनी में बिछी कुर्सियों में से एक पर पारस बैठी दूर पहाड़ों को देख रही थी। उसकी आंखें न कुछ तलाश कर रही थी न कहीं गुम थी, वो बस उदास थी। पारो, बात तो सुन। फैरोज़ समाई लहजे का कुछ अखलाक बनाती साथ वाली कुर्सी पर आ बैठी। क्या बात है? पारस ने निगाह का रुख फेरा और उसे संजीदगी से देखा। देख, मैं तेरी माँ हूँ, कोई हक है मेरा तुझ पर? हाँ। वो बहुत इस्तेहाक से आगे को होकर बैठी कहने लगी। पारस उसी तरह टेक लगाए सामने देखती रही। शॉल के अंदर सीने पर लपेटे बाजों तक में जंबिश न की। उसी तरह मैं शकील की भी माँ हूँ, उसकी तकलीफ भी मुझसे देखी नहीं जाती। तुम सिर्फ शकील की माँ हो अम्मी। देख, तुम मुझसे नाराज है जानती हूँ, मगर मैंने सारी जिंदगी तेरा बहुत ख्याल रखा है। क्या तुझे याद नहीं? मुझे कुछ भुलाई कब है, हर चीज याद है। वो तलखी से मुस्कुराई। तो फिर ये बात भी याद होगी कि आज अगर तू इस होटल की मालिक है तो मेरी वजह से। फैरोज़ समाई के लहजे से खुश अखलाकी मफकूद होने लगी और उसकी जगह दबे दबे गुस्से और बेबसी ने ले ली। ये मैं थी जिसने इस बुड्ढे से तेरे लिए होटल लिखवाया था महर में। ये मैं थी जिसने तुझे आज इस मकाम तक पहुंचा है। मेरे एहसान याद रख पारू। पारस ने उसे मुस्कुराहट के साथ सर झटका। उसकी निगाहें दूर पहाड़ों पे जमी थी। सरसब्ज पहाड़ियां, उनके सरों के गिर्द दायरे बनाए बादल, सुरमई आसमान, खूबसूरती दर खूबसूरती, फसों दर फसों, राज दर राज। उसने बीच से मांग निकालकर गर्दन के पीछे जोड़ा बांध रखा था। कानों में वही बालियां, सावली पुरकशिश रंगत पे छाया इस्तिराब। वो सर झुकाई उंगलियां मरोड़ रही थी। रिजवान हयात ने समझने वाली नजर उस पर डाली और फिर उसके साथ बहुत इस्तेकाक से बुरा जमान करखत चेहरे और सोने की टॉप्स वाली औरत पे, जिसने सर पे लिया दुपट्टा कानों के पीछे उड़स रखा था। मुझे याद पड़ता है मैंने सिर्फ आपको यहाँ बुलाया था मिस। पारस ने हरासा होकर अपनी पलकें उठाई। मेज की उस तरफ अपनी पावर सीट पर वो बैठे सवालिया नजरों से उसे देख रहे थे। ऑफिस में बाहर की ठंड के बरक्स हीटर की गर्माइश और आरामदा माहौल था। बोझ सर बोझ। पारस की पलकें वापस गिर गई। बड़े साहब, मैं खुद ही उसके साथ चली आई। काम था जी मुझे आपसे।
अब कोई और तो इस पूरे होटल में मेरी बेटी की नहीं सुनता। सोचा अपी से बात की जाए। आखिर में फरोजा माई ने उदास सिया भरी। रिजवान की आंखों में तशवीश उभरी। क्या कोई मसला है? होटल में कुछ हुआ है? उन्होंने फिर से पारस को देखते हुए सवाल किया। उसकी ठोड़ी मजीद सीने से जा लगी। बहुत बड़ा मसला आ गया है जी। अब आपसे क्या छुपाना? बेटी मेरी तो कुछ बताएगी नहीं, मैं ही बताती हूँ। फरोजा माई बाअजलत बताने लगी। मेरा बेटा शकील, पारस का इकलौता भाई। सर झुकाए बेटी पारस की पेशानी पर बल पड़ा। बहुत मुश्किल में आ गया है जी। अरसा और रोजी कमाने दुबई गया था। कर्जे लेकर टिकट का आसरा हुआ था। अब इतनी बरस में कर्जे की सारी रकम जमा की कि उस आदमी को वापस करे कि उसके घर के रास्ते में डाकुओं ने पिस्तौल तान कर सब छीन लिया। हम पर तो जी कयामत टूट पड़ी। बरसों की मेहनत पाई पाई जोड़कर जमा की गई रकम सब कुछ बर्बाद हो गया। फरोजा माई अब आंसुओं के साथ रोते हुए बार बार अपने नीले दुपट्टे के पल्लों से आंखें साफ कर रही थी। पुलिस में रिपोर्ट करवाई? रिजवान हयात संजीदगी से देखते बोले। गाय बकाई खामोश निगाह पारस पर भी डाल लेती। कराइए जी। उसने मगर ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता ना, उसे भी तो जख्मी कर गए थे डाकू। अब वहाँ दयारी घर में अकेला बीमार पड़ा है। फरोजा माई को जब लगा कि वो हमदर्दी जगाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई तो कहानी में एक सब प्लॉट का इजाफा कर दिया। फिर पुरुम्मीद नजरों से रिजवान साहब का चेहरा देखा। वो हनूस संजीदा थे। कितने पैसे थे? 5 लाख थे जी। उन्हें काम की बात पर आता देखकर बाकीमानदा आंसू जल्दी जल्दी पहुँच कर कहने लगी। आपकी बड़ी नवाजिश होगी साहब। अगर आप पारू को अगले पूरे साल की तनख्वाह एडवांस और कुछ ऊपर कर्ज देते, बस 5 लाख चाहिए, हम सारा कर्ज उतार देंगे। डबल शिफ्ट करेगी पारू। ठीक है, मैं देखता हूँ। अब आप जा सकती हैं। फरोजा माई का चेहरा खिल उठा। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े साहब। वो जाने के लिए उठी। पारस भी साथ ही उठने लगी। आप नहीं, उन्होंने फिकत इतना कहा। पारस ने निगाह उठाकर उन्हें देखा। वो बहुत संजीदा नजर आ रही थी। उसकी पलकें फिर गिर गई। वो वापस बैठ गई। फरोजा माई बिना परवाह के बाहर जा चुकी थी। चंद लम्हे खामोशी की नजर हो गई। फिर वो सर झुकाए बमुश्किल हिम्मत मजतमा करके बोली, सर आई एम सॉरी। वो जबरदस्ती साथ आ गई। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो मजीद नहीं बोल सकी। हलक में आंसुओं का फंदा पड़ गया। एहसास, तौहीन, बेबसी, कमजोरी, बहुत सी जंजीरें उसे जकड़े रहती। मुझे खुशी है कि आपकी वालिदा साथ आ गई, वरना मैं तो कभी जान ही नहीं सकता कि आप असल में कौन हैं। उसने निगाहें उठाई। अल्फाज सख्त थे मगर उनका लहजा और चेहरा बहुत पुरसुकून और नॉर्मल था। क्या वाकई आप थे जो कल लॉबी में सफाई के अमले को डिफेंड करते हुए कॉकरोचेस के बारे में इज़हार ख्याल कर रही थी? मैंने अपने ऑफिस में आज जिस लड़की को बुलाया था, मुझे कहने दीजिए कि आप वो नहीं हैं। मुझे अफसोस है कि आपके मतलब मेरे सारे अंदाजे गलत थे। वो हैरान थे, मुतजब थे मगर गुस्से में नहीं थे। उनका पुरसुकून अंदाज पारस के तने हुए असाब को मज़ीद टेंस कर गया। सर, जैसा कि मैंने कल कहा था, मुझे होटल जिस काम की तनख्वाह देता है मैं कल वही कर रही थी। वो मेरा ड्यूटी टाइम था मगर इस वक्त मेरा ड्यूटी टाइम नहीं है। अभी मैं अपनी जॉब नहीं कर रही। क्या इंसान की पूरी शख्सियत ड्यूटी टाइम ख़त्म होने के साथ ही बदल जाती है? इतनी ज़्यादा बदल जाती है? पारस ने गहरी सांस बाहर को खारिज की। उसकी निदामत और खजालत अब मुदाफियान अंदाज में बदलने लगी थी। फरोजा माई जा चुकी थी और उसका एतमाद वापस से आ रहा था। सरे मुनसर है कि इंसान किन हालात से गुजर रहा है। अब उसको मुनाफिकत का नाम देना चाह रहे हैं शायद, ठीक है, मगर मैं उसे मजबूरी का नाम दूंगी। और अगर मैं कहूँ कि आपका एक कमज़ोर और बेबस सा एटीट्यूड सिर्फ अपनी वालिदा की मौजूदगी में था तो मुहतात अंदाज में बोली, तो मैं कहूँगी कि इरादतन नहीं आदतन था। कुछ लोगों के सामने आप कभी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। ये अदब था या मोहब्बत? मजबूरी थी सर। उसने पहली बार कदर एतमाद से सर उठाकर उनकी आंखों में देखा। ये मंजर बहुत दफ़ा दोहराया जा चुका है। टीनेज से अब तक हर तीसरे चौथे महीने अपने किसी भी एम्प्लॉयर के सामने बेइज्जत होना, कर्जे के लिए हाथ फैलाना, मगर बहुत दफ़ा की दोहराई के बावजूद भी मुझे इस मंजर की आदत नहीं पड़ सकी। ये हर दफ़ा इतना ही ज़्यादा बासे शर्मिंदगी होता है जितना कि पहली बार हुआ था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे कर्जा मत दें। हो सके तो मुझे नौकरी से निकाल दें मगर एक कर्जा मत दीजिएगा। समझे कि मेरी माँ आपके पास आई नहीं थी। रिजवान हयात ने खामोशी से उसे देखते हुए सर हिलाया। मैं जाऊँ सर? वो उठते हुए इजाज़त तलब कर रही थी। बीबी, आज खाने में क्या पकाना है? अफजल बाबा की आवाज़ पर मासी का खूबसूरती और राज सब सरसब्ज पहाड़ियों में बिखर गई। उसने धीरे से गर्दन मोड़कर चौखट में खड़े अफजल बाबा को देखा जो जवाब के मुंतजर थे। फरोजा माई कब की जा चुकी थी। कुछ भी बना लें या फरोजा बेगम से पूछ लें।
जी बहुत बेहतर, वो कहकर पलटने लगे, फिर जैसे रुके, चेहरे पर हिचकिचाहट दर आई। पारस बेटी वो रुके। जी कहिए, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? पारस बगैर उनका अंदाज देख कर रही थी। जी नहीं, उन्होंने नफ़ी में सिर हिलाया, जैसे दुखी भी थे मगर मजबूर भी थे। बस बड़े साहब बहुत याद आते। उन्होंने न मोती आंखें रगड़े। पारस उदासी से मुस्कुराई। वो भूले ही कब है अफजल बाबा? बाबा मजीद कुछ कहे बगैर पलट गए। पारस की मुस्कुराहट सिमटी। उसने जरा तशवीश से उन्हें जाते देखा। कुछ था जो अफजल बाबा को परेशान कर रहा था। ऑफिस में मामूल का आरामदाह माहौल था। ग्लास डोर्स के उस पार पारस अपनी पावर सीट पे बैठी लैपटॉप पे कुछ टाइप करती दिखाई दे रही थी। उसके बाल दोनों कंधा और कमर को ढांपे हुए थे। आंखों में वही सपाटपना और संजीदगी थी जो उसका खासियत था। दफतन इंटरकॉम की घंटी बजी। उसने मुसरफ से अंदाज में स्क्रीन को ही देखते हुए रिसीवर कान से लगाया। यस मैं रिसेप्शन से फिजा बात कर रही हूँ। फिजा, क्या आपको मालूम नहीं कि माँ सिवाय किसी बहुत अहम काम के आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगी? उसने खुश्क लहजे में पूछा। आई एम सॉरी मैम, मगर एक साहब आपसे मिलने आए, शुजा ताहिर अली। क्या मैं उनको आपके ब्लॉक में भेज दूँ? पारस की आंखों में इस्तिराब दर आया। वो ये सुकड़ गई। बेख्तियार से दांत से निचला होठ काटा। जी भेज दें। उसने रिसीवर रख दिया। चेहरे पर नाकाबिल फहम तासुरात थे। चंद लम्हे वो मुस्तरफ सी बैठी रही, फिर फ़ोन उठाया। उसकी ग्लास डोर्स के बाहर डेस्क पे बैठी सेक्रेटरी का इंटरकॉम बजा। उसने फुर्ती से रिसीवर कान से लगाया। यस मैम, अभी शुजा ताहिर नाम के एक साहब आएंगे, उन्हें अपने पास रोके रखिएगा और जब तक मैं ना कहूँ अंदर मत भेजिएगा। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई है? सेक्रेटरी ने दरवाजे के पार पारस को देखा जो उसे ही देख रही थी, फिर अस्बात में सिर हिलाया। जी बिल्कुल मैम। पारस ने रिसीवर वापस रखा और लैपटॉप साइड टेबल पर रखकर रुख मोड़ लिया। यूं के बाहर से उसकी कुर्सी और सर की पुष्ट दिखाई दे रही थी। वो लैपटॉप स्क्रीन को देखते अपनी टाइपिंग का सिलसिला वहीं से जोड़ने लगी जहाँ से टूटा था, मगर अब इर्तिकाज भी टूट चुका था। वो जिस तरह बैठी थी यहाँ से उसे दीवार से लगा बुक शेल्फ सामने दिखाई देता था। अगर वो सामने रुक कर के बैठती तो ये बुक शेल्फ उसकी पुष्ट पे होता। बुक शेल्फ के चमकते शीशे में बाहर सेक्रेटरी बैठी नजर आ रही थी। अलबत्ता बाहर से देखने पे पारस का अक्स नजर नहीं आता था। पारस ने दोबारा टाइप करने की कोशिश की, मगर चेहरे पर दराई, एहजानी, खैफियत, इस तरह दबा दबा सा गुस्सा, नागवारी, ये सब जज्बात मिलकर जैसे उसे काम नहीं करने दे रही थी। वो लैपटॉप के टच पैड पर उंगली फेरती बेतवजही से इधर उधर की चीजें देखने लगी। करीबन 10 मिनट गुजरे या शायद 15, जब उसे शीशे में झलकते अक्स में वो आता दिखाई दिया। एडमिन ब्लॉक होटल के रिसेप्शन वाले पहले ब्लॉक से खासा दूर था। पारस ने नजर स्क्रीन पर ही रखी, अलबत्ता कुछ नौकरियों से उसे बाहर का सारा मंजरनामा दिखाई दे रहा था। हल्का कैमल कलर का सूट, बिना टाई के, आंखों को धीमा तासर देते ग्लासेस और सेक्रेटरी की मेज को नजरअंदाज किए नरम मुस्कुराहट लबों पर ले सीधा पारस के ऑफिस की तरफ बढ़ा। बज़ाहिर स्क्रीन को देखती पारस के अज़ाब तन गई, मगर वो आधे रास्ते में था जब सेक्रेटरी खड़ी हुई। सर प्लीज आप अंदर नहीं जा सकते, मैडम मसरूफ है। शुजा रुका, हैरत से उसे देखा। मगर रिसेप्शन पे मुझे कहा गया था कि मैं आ सकता हूँ। जी सर, आप मैडम का इंतजार कर सकते, वो जब फारिग होंगी आपको बुला लेंगी, बैठिए। उस सामने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए खुद भी वापस बैठी। शुजा ने तजब्जब से शीशे के बंद दरवाजों के पार दिखती उसकी कुर्सी की पुस्त को देखा, फिर सुस्त रवि से कुर्सी खींची। आप प्लीज़ उन्हें मतला कर दीजिए कि शुजा ताहिर अली आए हैं। सर उनको मतला किया जा चुका है, मगर जैसा कि मैं पहले कह चुकी, वो बेहद मसरूफ़ है और उनका ऑर्डर है कि जो कोई भी हो इंतज़ार करे। पेशावराना मुस्कुराहट के साथ कहती वापस कीबोर्ड की तरफ मतवज्जा हो गई। शुजा ने अचंभे से दोबारा पारस की सिमत देखा, फिर कलाई पर बंधी घड़ी को और फिर गहरी सांस लेकर जैसे इंतजार करने लगा। पारस के दिन आजाब कतरे ढीले पड़े थे। उनको नौकरियों से मुसलसल बाहर बैठे शुजा पर नजर रखे बज़ाहिर फिर से काम में मसरूफ हो गई। अब कि उसको ज्यादा तकवदो नहीं करनी पड़ी और जल्दी जहन काम पर दोबारा फोकस करने लगा। फियर ऑफ अननोन जब तक सामने ना आए इंसान ही मंजर बदलता है। एक दफा सामना कर लिया तो पता चलता है कि वो तो सिर्फ हवा का झोंका था जिसकी दूर से आती आवाज डराती घुर्राती है, मगर न उसका कोई वजन होता है और न ही कोई जोर। उसके कीबोर्ड पे चलते हाथ तेज हो गए थे। वह पहले से बेहतर तवज्जो के साथ काम कर रही थी। अलबत्ता गाय बगाए बुक शेल्फ के शीशे में झलकता अक्स भी देख लेती। किताबों के ऊपर छुपा हुआ मंजर वैसा ही था। वो बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा था। यूँ लगता था उसकी तस्वीर है जो कतार द कतार किताबों के ऊपर किसी वॉल मॉरल की तरह चस्पा है। पारस का ज़हन फिर भटकने लगा, एक किताब से दूसरी, दाएं से बाएं, भूरी सियाह सब्ज सुर्ख जिल्दे, सुनहरे रंगों से लिखे टाइटल, अनदेखी सियाह से लिखी अनमिट कहानियाँ। उसकी आंखों के सामने यादों का रोड मैप अपने तमाम तर साइन बोर्ड्स के साथ फैलने लगा।
पारो, पारो। वो उस नीम रोशन कमरे के कोने में मेज डाले किताबें फैलाए बैठी थी। पूरी सियाह सुर्ख जिल्द वाली कोर्स की किताबें, टेबल पर जलता जर्द लैंप, लंबे बालों की चोटी बनाए सिर झुकाए वो मनहमक सी की कलम चला रही थी जब बाहर से राफिया उसे पुकारती अंदर आई। पारस ने आंखें मले थकान उतारने की नाकाफी से झूलती लट बाली वाले कान के पीछे उड़ से पलट कर देखा। शुजा की तीसरे नंबर की बहन राफिया दरवाजे में खड़ी थी। हाँ राफिया, कैसी हो? वो जबर से जरा सी मुस्कुराई। बिल्कुल ठीक, पता है भाई पहुंच गया बरतानिया। उसने दूसरी सांस ही ले लिया और नई खबर उगल कर मेज के किनारे पर आ टुकी। अच्छा, अच्छी बात है। उसकी जबरी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई, आंखों में मबहम सा तासर था, जैसे मालूम न हो कि उसे खुश होना चाहिए या ना खुश। आज सुबह पहुंच जाए, बस 1 मिनट की कॉल की, जल्दी जल्दी खैरियत बताई और हम सब की खैरियत पूछी और फोन बंद कर दिया। हाँ, तुम्हारा भी पूछा था। वो सिर हिलाकर अपने खुले रजिस्टर को देखने लगी। राफी बेनियाजी से बोली जा रही थी, पता है वहाँ ये ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। भाई तो बड़ा खुश है, कह रहा था कि आराम से सेटल हो जाए, फिर खत लिखेगा और फोन भी करेगा, पैसे भी भेजेगा। हमारे तो दिन फिर जाएंगे, आमीन। वो रजिस्टर के सफ़े का किनारा मरोड़ने लगी, जैसे राफिया से निगाह मिलाना चाहती हो, जैसे आंधी शाह के उसकी निगाह का तासर तक वो नोट करके भाई को बताएगी। अम्मा कह रही थी पहले घर का प्लास्टर करवाएंगे, फिर नया सा सामान डलवाएंगे, ऊपर का पोर्शन भी नया बनवाना है। भाई की जब शादी करेंगे तब तक वो पोर्शन लश पश तैयार हो जाएगा। हाय, पता नहीं अब भाई किस गोरी को बिया न लाए। वैसे ले भी आए तो कोई हर्ष तो नहीं, हमारी तो पूरे मोहल्ले में टूर बन जाएगी। आहो, जिसे गोरिया तो इंतजार में थे ना कि कब तेरा गरीब सूखा सिरा भाई गैर कानूनी तरीके से उधर आए और उस पर कब्जा कर ले। फरीद समाई ने गुजरते हुए सुन और दरवाजे से गद्दे निकाल कर तबसरा करती, ए जा ओ जा। पारस ने कदरे गड़बड़ा कर राफिया को देखा, मगर उससे तनफुर से करके सर झटका। लोगों से बिना किसी की खुशहाली हजम नहीं होती, जल ककड़े न हो तो। वो पारस पे गहरी नजर डालकर बोली, जैसे ज़ेरा आताब से फैरजत आई न हो बल्कि पारस की हो। फिक्र न करो, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। वो नरमी से बोली। राफिया की लबों पे तमस्कराना मुस्कुराहट उमड़ आई। अभी तुम देखना हमारे दिन कैसे फिरते हैं। जब नया टीवी लेकर आएंगे तो सारे एरे गिरे हमारे दरवाजे पर खड़े होंगे ड्रामे के वक्त। पर अब तो मैं इधर किसी को मुंह भी नहीं लगाऊंगी। जलते हैं सब। वो जैसे आई थी वैसे ही चली गई। बुक शेल्फ पे उभरे अक्स में हलचल मची थी। पारस ने चौंक कर देखा, बाहर फाइज आता दिखाई दे रहा था। एक फाइल खोले मसरूफ से अंदाज में चलता हुआ। उससे पहले कि वो अंदर आता, सेक्रेटरी ने उसे रोक दिया और वही कुछ कहा जो मुंतजर बैठे पहले मुलाकाती को कह चुकी थी। फाइज जरा हैरान हुआ, फिर उसने कुछ कहा जिस पर सेक्रेटरी ने इंटरकॉम उठाया। जी? पारस ने बजर बसे पर रिसीव कान से लगाया। फाइज साहब को कुछ डॉक्यूमेंट्स पे उन्हें भेज दी। उसने एक रिसीवर रख दिया। सेक्रेटरी ने सिर हिलाया। फाइज दरवाजा खोलकर अंदर आया। सुजा के चेहरे पर उलझन थी, मगर वो बैठा रहा। पारस अपनी घूमने वाली कुर्सी पर मुड़ी और यूं चेहरा सामने को हुआ। बाहर सुजा ने उम्मीद अफसा निगाह से उससे देखा। जरा सा आगे को हुआ, मगर वो फाइज की तरफ मुतवज्जा थी, जो मेज पर झुका खड़ा उसके आगे फाइल रख रहा था। मैम, मैंने इसे रिव्यू कर लिया है, आप दस्तखत कर दें। पारस ने होल्डर से सब्ज पेन निकाला और एक के बाद एक दस्तखत करने लगी। फाइज ने झुके पारस का चेहरा गौर से देखा, फिर पीछे मुड़कर सुजा को, फिर दोबारा पारस को। मैम, आप मसरूफ थे शायद। मिस सरिया ने आपको आगाह नहीं किया। आपके कजिन सुजा ताहिर बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने रिसेप्शन पर बताया था कि वो आपके कजिन है। क्या मैं जाते उन्हें अंदर भेज दूं? दस्तखत करता हुआ पारस का हाथ रुका। उसने निगाहें उठाकर फाइज को देखा, खामोश मगर घूरती हुई नजर। सॉरी मैम, वो गड़बड़ा गया। उसकी आंखों का सेहरा और जलाल। फाइज ने सर झुका दिया। पारस दोबारा दस्तखत करने लगी। थैंक्स, काम खत्म हो। फाइज ने फाइल उठाई और निगाह मिलाए बगैर बाहर निकल गया। अलबत्ता जाते उसने गहरी नजर सुजा पर जरूर डाली थी। पारस दोबारा टाइपिंग जारी करती, मगर उस दौरान फोन आ गया। उसे होटल के किरायशी ब्लॉक का विजिट करना था। वहाँ तामीराती काम जारी था और उसे कुछ तसल्ली करनी थी। वो अपना पर्स, फोन और ग्लासेस उठाए ऑफिस से बाहर निकली। ग्लासेस ग्रेबान में अटकाते उसने बाहर बैठे सुजा को देखा, जो फौरन उठ खड़ा हुआ था। जी शुजा, आप इधर कैसे? खैरियत? सपाट संजीदा लहजे में बोली, जैसे लम्हे भर को रुके और जाने की जल्दी हो। जी, मैं आपसे मिलने। पौन घंटे के इंतजार ने उसको काफी डल कर दिया था। कोई ऑफिशियल काम था आपको? नहीं, मैं आपके घर आना चाहता था। ताई से मुलाकात हो जाएगी? श्योर, इस वक्त घर पर है, आप वहाँ जा सकते, मुझे अभी काम से जाना है।
बाय। वो बिना जवाब का इंतजार के आगे बढ़ गई। शुजा ने बेबसी और मायूसी से जाते देखकर सर झटका। उनके दरमियान खलीज नहीं थी, खला था।